हाँ दोस्तों, तो बहुत से बच्चों का ये पॉइंट था कि सर ये जो गजब बुक्स है स्टैटिक जीके की हिंदी और इंग्लिश में, इन बुक्स को यदि आप पढ़ा भी दो यूट्यूब पे तो मजा आ जाएगा और जो एग्जाम का दुख है ये खत्म हो जाएगा। तो आपका स्टैटिक जीके की मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं, स्टैटिक जीके में 80 to 85% कंटेंट इन बुक से है, ठीक है, और दोनों सेम है, एक हिंदी में एक इंग्लिश में। और यहां पे जो हमें सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं ये, इसमें मैं आपको समझाऊंगा पूरी बुक को, पूरा स्टैटिक जीके का एक कोर्स है और कंप्लीटली फ्री होने वाला आपके लिए, लगभग 40 आवर्स का, ठीक है ना, 40 घंटे का एक कोर्स बनेगा। और इसमें क्या क्या है ये अभी मैं आपको समझाऊंगा। जो इंडेक्स है, इंडेक्स में बिल्कुल क्लियर एक एक चैप्टर को बताऊंगा कि भाई कहां पे क्या क्या चीज कैसे कैसे मिलेगी, ठीक है ना। और जिन बच्चों को ये लगता है कि सर ये बुक मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो उन बच्चों के लिए कंप्लीट बुक की हिंदी और इंग्लिश की जो फ्री पीडीएफ है वो अवेलेबल है न्यून क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पे। और जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं उनको ये बुक जरूर खरीदनी चाहिए, क्योंकि जब आप मार्क करके पढ़ते हो, अपना छोटे छोटे नोट्स बना के पढ़ते हो ना, तो उसके साथ बार बार रिवीजन होता है, तो स्कोर करना, उसको लंबे टाइम तक याद रखना आसान होता है, ठीक है ना। और ये जो फॉर्म है ये हैंडबुक है, ये भी बता दूं, ठीक है ना, टॉपर्स हैंडबुक है, क्लियर है। इसमें बहुत ही सिस्टमेटिक वे में अरेंज किया है। तो जिन बच्चों को यदि परचेज करनी है तो वो एक प्रीव्यू देखना चाहते हैं, ठीक है, तो भी आप जाके यहाँ पे ये टेलीग्राम चैनल देख लो, नियॉन क्लासेज, ठीक है ना, इस पे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मैं इसका लिंक भी नीचे डलवा दूंगा, ठीक है। अब आपका चाहे सीजीएल हो, चाहे एनटीपीसी हो, रेलवे हो, हर एग्जाम में स्टैटिक जीके का हम 80 to 85% कवर कर रहे हैं, ठीक है। इतना पार्ट आपका इन क्लासेस से, इस बुक से कवर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको एक बार मैं आपको पूरा इंडेक्स बता देता हूं, ठीक है ना, कैसे कैसे पार्ट में डिवाइड किया है। हाँ, और जिन बच्चों को मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है उनके लिए गजब बैच है, अवेंजर्स वीओडी बैच है, और कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, पूरी प्रैक्टिस है, और 2 साल की वैलिडिटी है, ठीक है ना। तो मैथ्स का डर खत्म कर देगा, आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। और मैथ्स में यदि आपको एक नया डायमेंशन देखना है ना, थॉट प्रोसेस डेवलप करनी है, तो ये बैच जरूर ज्वाइन करना चाहिए। आओ, सबसे पहला चैप्टर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है ना। तो ऐसे चैप्टर वाइज बहुत ही सिस्टमेटिक, देखो नेशनल सिंबल है, फिर एक एक पॉइंट को डिफाइन किया गया है बहुत सिस्टमेटिक तरीके से। फिर नेबरिंग कंट्रीज है, इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, बार बार क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेफ है, WHO है, यूनेस्को है, हर एक पार्ट को जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया ना, हर एक चीज यहाँ पे मिलेगी। फिर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, फिर आर्ट एंड कल्चर। यस, आर्ट एंड कल्चर में बच्चों को बहुत दिक्कत भी आती है और कोई भी कंटेंट सिस्टमेटिक नहीं है। देखो क्लासिकल डांस है, उनके आर्टिस्ट हैं, फोक डांस है, लैंग्वेज है, इंडियन कल्चर है, ठीक है ना। तो बहुत सिस्टमेटिक वे में आप ये चीज नोट करना, और जितने एग्जाम में क्वेश्चन है ना सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। चाहे वो म्यूजिक हो, इंस्ट्रूमेंट हो, या नाटक अकेडमी अवार्ड्स हो, समझ रहे हो। तो हमने पूरी कोशिश की है कि आपको सारा जो कंटेंट है वो एक जगह हो और बहुत ही सिस्टम के साथ हो, ठीक है ना। फेमस फोक आर्ट्स है, मार्शल आर्ट्स है, ड्रेस है, डिशेज है, हैंडीक्राफ्ट है, जितने तरह की क्वेश्चन बन सकते हैं सारे आपको मिल जाएंगे। ट्राइब्स आ गया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आ गया, ठीक है, वाइल्ड लाइफ आ गया, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर आ गया इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स, बुक एंड ऑथर्स। लगातार पिछले 3-4 साल में आपने देखा होगा कि बुक्स एंड ऑथर्स पे क्वेश्चंस आते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि जैसे मान लो एक ऑथर है कालिदास, तो कालिदास की कोई बुक कहीं किसी एग्जाम में आएगी, कोई कहीं आएगी, समझ रहे हो। तो हमने क्या किया है कि इनको सिस्टमेटिक डिवाइड कर दिया। एंशिएंट इंडिया के जितने बुक्स हैं उनके ऑथर्स, फिर मिडिवल का, ठीक है ना, फिर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स कि जैसे कई बार होता ना कि आर नारायणन द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है, तो स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज की जो बुक्स हैं, तो सारा सिस्टमेटिक है, ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट, आपको ये लगता है कि सर मैं केवल ही बुक वाले पार्ट में प्रॉब्लम फेस करता हूं, तो आप सीधा ये देखो ना यार, ठीक है, इस पार्ट को देख लो, आपके पास बुक है। फिर ये प्रोमिनेंट लीडर इन इंडिया, हिस्टोरिकल लिटरेचर बुक्स हैं, फॉरेन ऑथर्स की भी हैं जो आपके अभी एग्जाम में पूछी गई हैं, ठीक है। फिर आता है इंडियन स्पेस प्रोग्राम, ये सारा पॉइंट एक साथ आ जाएगा। फिर एनर्जी सेक्टर,
इनमें भी देखो एक एक चीज सिस्टमेटिक पॉइंट वाइज बना के दिया हुआ है, आपको जहां जिस पार्ट में प्रॉब्लम लगे आप उस पार्ट को जाके रेफर कर सकते हो, ठीक है ना। फिर इंडियन सिक्योरिटी सिस्टम आ गया, स्पोर्ट्स आ गया। यस, यहाँ पिछले 2-3 साल में स्पोर्ट्स पे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं और बहुत से बच्चों को ना यहाँ प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो यहाँ भी देखो सिस्टमेटिक है, ओलंपिक गेम्स हैं, कॉमनवेल्थ हैं, एशियन है, साउथ एशियन फेडरेशन है, नेशनल गेम्स हैं, खेलो इंडिया गेम्स है। पहले तो ये ऐसे डिवाइड किया, फिर क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, यहाँ पे सारी चीजें हैं। क्रिकेट में जैसे पिच कितनी होती है, स्टंप की हाइट क्या होती है, इनका जो मैदान है उसमें क्या क्या डायमेंशंस हैं, कितने खिलाड़ी होते हैं, सारा बिल्कुल सिस्टमेटिक, समझ गए। ये पोलो, स्क्वैश, बेसबॉल, हैंडबॉल, बैडमिंटन, आप इतना सिस्टमेटिक कहीं नहीं मिलना है, ठीक है ना। और लगातार जो लेटेस्ट एग्जाम है उन तक के लिए अपडेटेड है बुक, ठीक है। तो आपको जैसे मान लो आपको लगता है सर मुझे आर्चरी में प्रॉब्लम आ रही है, या कोई भी क्वेश्चन आया कबड्डी का, ठीक है, मान लो आपसे नहीं हुआ कि ये इस टाइप का क्वेश्चन है, तो आप सीधा यहां जाओ ना यार, कबड्डी में जाके पढ़ो, फटाफट रिवाइज करो, आगे बढ़ो, ठीक है ना। फिर ये स्टेडियम आ गया, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज आ गया, अवार्ड एंड ट्रॉफी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लगातार आते हैं यहाँ से। फिर ये भारत रत्न वगैरह सब आ गया आपका, ठीक है। फिर ये मिसलेनियस आ गया, और ये सारा कंटेंट, ठीक है ना, ये सारा कंटेंट हिंदी में भी अवेलेबल है, ठीक है। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं ये क्लासेज जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, ठीक है। सारे ये आ गया, जैसे प्रमुख मठ हैं, हिंदू मंदिर हैं, मकबरे हैं, जो भी आपसे स्टैटिक जीके में पूछा जाएगा वो सारा कंटेंट यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो अब सिस्टमेटिक मैंने आपको बुक दे दी है, पीडीएफ दे दी है, और अब उनका पूरी बुक को पढ़ा भी दिया है, तो अब सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। और एक जुनून के साथ पढ़ाई शुरू कर देना, ठीक है। लगभग 40 घंटे का ये सेशन रहेगा पूरा अपना, ये इंपॉर्टेंट है, फटाफट आपको रिवाइज करो। चलो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू whoever is present over here. This is पूजा जायसवाल और आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ न्यू ऑन क्लासेस में। न्यू टॉपिक है भारतीय सुरक्षा प्रणाली, इंडियन सिक्योरिटी सिस्टम, ठीक है। चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें जो जो मैं मार्क करूंगी वो पहले आप लोग पढ़ना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज आपको याद करने के लिए मिलेगी, ठीक है। अब देखो, भारतीय सुरक्षा, आप सभी को पता है कि सिक्योरिटी सिस्टम का कार्य क्या है। तो अगर मान लो जैसे फॉर एग्जांपल ऑल ऑफ सडन, अगर जैसे अभी आपने देखा होगा इजराइल और ईरान के बीच में जैसे लड़ाई चल रही है, अगर कोई फॉरेन कंट्री हमारे ऊपर ऐसे ही ऑल ऑफ सडन मिसाइल हमारे इंडिया में फेंक दे, तो फिर इंडिया गवर्नमेंट क्या चुप बैठेगी? इंडिया गवर्नमेंट को सेल्फ डिफेंस के लिए अपने तरफ से मिसाइल लॉन्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो भारत का सुरक्षा प्रणाली का मुख्य कार्य क्या है कि भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनकी लाइफ इंपॉर्टेंट है, हर एक पर्सन की लाइफ इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि इतना करोड़ लोग रहते हैं तो एक पर्सन मर भी गया तो कोई बात नहीं, हर एक पर्सन की लाइफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सिक्योरिटी सिस्टम की, भारतीय सिक्योरिटी सिस्टम में इसका दो मुख्य काम है, एक तो इंटरनल सिक्योरिटी और दूसरा एक्सटर्नल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी में क्या आता है, तो जैसे आप लोगों ने सुना होगा नक्सलाइट प्रॉब्लम, नक्सलाइट प्रॉब्लम इंटरनल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम, ये विश्व स्तरीय का प्रॉब्लम नहीं है। भारत के अंदर कई स्टेट में नक्सलाइट प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद में आपकी और क्या प्रॉब्लम है, जैसे आपने देखा होगा स्टेटहुड, कई कंट्री जो है अपना क्या चाहती है, तो अपना अलग हर एक स्टेट में आपको देखने होंगे, जैसे तेलंगाना में अलग स्टेट का डिमांड आया, वैसे ही आपने देखा होगा रायलसीमा क्षेत्र में अलग स्टेट का डिमांड आ रहा है। यूपी में सब कुछ क्षेत्र जो अलग स्टेट बनाना चाहते हैं, महाराष्ट्र में कुछ क्षेत्र है जो अपना अलग स्टेट बनाना चाहते हैं। तो ये स्टेटहुड का जो डिमांड है ये भी इंटरनल सिक्योरिटी का है, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा होगा कम्युनल रॉयट। कम्युनल रॉयट क्या होता है, तो हिंदू मुस्लिम के बीच में मतभेद, ये भी इंटरनल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल सिक्योरिटी। एक्सटर्नल सिक्योरिटी क्या होता है, तो जैसे टेररिज्म, अगर कोई भी कंट्री बाहर के कोई टेररिस्ट हम लोग पर हमला करते हैं, ठीक है, तो ये एक्सटर्नल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम।
अब यहाँ पर देखो ये किसके अंदर कार्य करते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गृह मंत्रालय के डिपार्टमेंट के अंदर ये काम करते हैं। ठीक है, हमारे सिक्योरिटी का काम है वो किस मंत्रालय के अंदर है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो आपको जो मैंने दो चीज बताई, इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी। तो जो इंटरनल सिक्योरिटी है ये किसके अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर। एक्सटर्नल सिक्योरिटी किसके अंदर है, तो एक्सटर्नल सिक्योरिटी से काम जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, रक्षा मंत्रालय के अंदर। ठीक है, हमारे फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर कौन थे, तो बलदेव सिंह जी। बलदेव सिंह में मैंने आपको याद करवाया था, बल मतलब जिसमें ताकत है, उसे याद रखना, डिफेंस मिनिस्टर थे। ठीक है, फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन थे, तो फर्स्ट होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, उसके बाद आप देखिए इंडिया डिफेंस सिस्टम टू प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम एक्सटर्नल चैलेंजेस। अब यहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगी एक एक करके कौन से 3 फोर्स है जो कि हमें जो है सिक्योरिटी देते हैं, तो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, आप सभी को पता है। ठीक है, अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम नेवी के बारे में। नेवी का मोटो क्या है, ये सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेवी का मोटो क्या है बच्चे, तो आप सभी को पता है, सम नो वरुण। सम नो वरुण का फुल अगर मीनिंग आप देखोगे, इसका मीनिंग क्या है, हे वरुण हमारे लिए शुभ हो। ठीक है, हमारे लिए ऑस्पिशियस हो। इसका उद्देश्य क्या है, तो भारत की समुद्री सुरक्षा, हमारी इतनी बड़ी मैरीटाइम कंट्री है, हम जो है हमारी इतनी बड़ी, आपने देखा होगा इतने सारे स्टेट जो है कोस्टल स्टेट, यहाँ से हमको कभी भी कोई भी कंट्री आके अटैक कर सकती है, तो ये टोटली हमारे कोस्टल स्टेट को प्रोटेक्ट करते हैं। इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। चीफ कौन है, तो एडमिरल आर हरि कुमार। अब यहाँ पर जो आर हरि कुमार है बच्चे, आप लोग जिस साल भी एग्जाम दे रहे हो उस साल, यहाँ पर कई बच्चे जो है ग्रेजुएशन वाले भी है, तो जिस साल आप लोग एग्जाम दे रहे हो उस साल के चीफ को याद रखना है। ये डेटा आपका चेंजिंग डेटा है, स्टैटिक डेटा नहीं है, चेंज होते रहते हैं, ये आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, फर्स्ट चीफ कौन थे, तो रामदास कटारी। किस दिन हम लोग नेवी डे मनाते हैं, 4 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, अब देखो जो यहाँ पर इंडियन नेवी का जो कमांड है वो 3 कमांड है। ठीक है, कौन कौन से 3 कमांड है, तो ईस्टर्न कमांड कौन सा, ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम, वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर है मुंबई, और सदर्न कमांड का जो हेडक्वार्टर है कोची। ठीक है, ये याद रखना। इंडियन नेवी इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन आर्म फोर्स एंड द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज कंसीडर्ड टू बी द 7th मोस्ट पावरफुल नेवी। ठीक है, इंटरनेशनल स्तर पर इसको रिकॉग्निशन मिला है, 7th मोस्ट पावरफुल नेवी है इंडिया का नेवी। ठीक है, इंडिया जो है 4 दिसंबर को हर साल क्या मनाता है, नेवी डे मनाता है। ठीक है, और ये कब से मनाना स्टार्ट किए, जब से हमें इंडो पाक ऑपरेशन 1971 ऑपरेशन ट्रीडेंट में हमें क्या मिला, हमें सफलता। ये आप याद रखना, जो ऑपरेशन ट्रीडेंट है उसके बाद हमने 4 दिसंबर को नेवी डे के रूप में मनाना स्टार्ट किया। जितना भी मैं सर्कल करते जा रही हूँ वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन एयर फोर्स। ये ऑफिशियली कब फॉर्म हुआ था, 1932, 8 अक्टूबर 1932 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। किस चीज के लिए, हमारे प्रोटेक्शन के लिए। अब इसका भी आपको आदर्श वाक्य या फिर मोटो याद रखना है, तो टच द स्काई विथ ग्लोरी, या फिर इसको संस्कृत में बोलते हैं नव स्पृशम दीप्तम, यानी कि गर्व के साथ आकाश को छूना। ठीक है, इसके चीफ कौन है, इसके चीफ है विवेक राम चौधरी जी। अब ये जो विवेक राम चौधरी, ये भी जो नाम है ये चेंज हो सकते हैं। ठीक है, जिस दिन आप एग्जाम दो उसके पहले आपको इसको डेटा को देखना है। फर्स्ट चीफ कौन थे, तो फर्स्ट चीफ थे सुब्रतो मुखर्जी, ये नाम याद रखना। हेड ऑफिस कहाँ पर है, इसका हेड ऑफिस भी न्यू दिल्ली में। टोटल कितने कमांड है इसमें, 7 कमांड है। इंडियन एयर फोर्स डे हम लोग कब मनाते हैं, तो 8 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, अब देखो
जितने भी 7 कमांड है इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो साउथ वेस्टर्न कमांड कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है गांधीनगर गुजरात में। ईस्टर्न कमांड, ईस्टर्न साइड हेडक्वार्टर कौन सा है, शिलोंग मेघालय। वेस्टर्न एयर कमांड इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। अब ये कंफ्यूज मत होना, न्यू दिल्ली तो नॉर्थ में, इसका हेडक्वार्टर वेस्टर्न एयर कमांड का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली कैसे बना, ठीक है। उसके बाद है सेंट्रल एयर कमांड। सेंट्रल एयर कमांड का हेडक्वार्टर कौन सा है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। सदर्न एयर कमांड का हेडक्वार्टर कौन सा है, तिरुवनंतपुरम केरल है, ठीक है। मेंटेनेंस कमांड, रख रखाव कमांड का हेडक्वार्टर कौन सा है, नागपुर महाराष्ट्र। और ट्रेनिंग कमांड इसका हेडक्वार्टर कौन सा है, बेंगलोर कर्नाटक, ठीक है। बार बार बोल रही हूँ, जो मैं सर्कल कर रही हूँ वो सब इंपॉर्टेंट है, उसको पहले बार पढ़ना आप लोग, उसके बाद आगे कुछ पढ़ना। नेक्स्ट है इंडियन आर्मी। अब इंडियन आर्मी का बच्चे मोटो क्या है, इंडियन आर्मी का मोटो है सर्विस इज आवर क्रीड, ठीक है। सेवा हमारा धर्म है, सेवा अस्माकम धर्म, ठीक है। उसके अलावा इसके चीफ कौन है, जनरल मनोज पांडे अभी, ठीक है, ये चेंज हो सकते हैं। फर्स्ट चीफ कौन थे, तो के.एम. करियप्पा जी। स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या बोलते हैं, सेक्शन बोलते हैं। इसमें टोटल कितने कमांड थे, 7 कमांड। इसका हेड ऑफिस कहाँ है, इसका हेड ऑफिस भी न्यू दिल्ली में। हम इंडियन आर्मी डे कब मनाते हैं, तो 15 जनवरी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो कौन कौन से कमांड है। वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर है चंडीगढ़। कंफ्यूज मत होना कि चंडीगढ़ नॉर्थ में और वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर कैसे बना, ठीक है। सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर कौन सा है, तो लखनऊ है। सदर्न कमांड का हेडक्वार्टर कौन सा है, पुणे। ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर है कोलकाता। साउथ वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर है जयपुर। नॉर्दर्न कमांड का हेडक्वार्टर है उधमपुर, ठीक है। आर्मी ट्रेनिंग कमांड का जो हेडक्वार्टर है वो है शिमला, ठीक है। उसके बाद कमीशन रैंक, ठीक है। जैसे हम लोग जो है, आप लोग भी अपने जिस भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हो उसमें आपको सबसे हाईएस्ट ऑफिसर, देन हाईएस्ट ऑफिसर, देन उसके नीचे ऑफिसर कौन कौन से हैं, वैसे ही नेवी, आर्मी और एयरफोर्स में सबसे ऊपर रैंक का ऑफिसर को क्या नाम से जानते हैं, तो नेवी में एडमायरल नाम से जानते हैं। आर्मी में क्या बोलते हैं, फील्ड मार्शल, ठीक है। और इसमें मार्शल ऑफ द एयरफोर्स। ये आपको एक एक करके सारे रैंक मिलेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग के उत्तर इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका हेडक्वार्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका बच्चे इंडियन आर्म फोर्स व्हिच वर नेम्ड रीनेम, ठीक है। जो इंडियन का जो आर्म फोर्स था उसका रीनेमिंग क्या हुआ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, CAPF, जिसको पहले इंडियन आर्म फोर्स के नाम से जानते थे, ठीक है। इसका रीनेमिंग कब किया गया, 2011 में। इसमें टोटल कंसिस्ट ऑफ 7 पुलिस फोर्सेस CAPF, ठीक है। आउट ऑफ दिस 7 फोर्स, अब इसमें 7 फोर्स में AR, BSF, CRPF, ITBF, CISF, SSB, NSG ये किसके अंदर आते हैं, तो इसका सारे का फुल फॉर्म मैं बताऊंगी, ठीक है। सारे किसके अंदर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर में आते हैं। हम एक एक करके सारे का पढ़ेंगे। अब देखो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या सशस्त्र सीमा बल या इंडियो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स, इन सभी का काम क्या है, तो भारत की जितनी भी इंटरनेशनल रेखा है, जैसे इंडिया अफगानिस्तान की जो रेखा है, इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, इंडिया नेपाल का जो बॉर्डर है, इंडिया भूटान का बॉर्डर, ठीक है। ये सभी कंट्री जो हमारा बॉर्डर है उनसे उनका क्या करते हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी करते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CRPF। CRPF क्या करते हैं, स्टेट पुलिस को हेल्प करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने देखा होगा इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन में सारे स्टेट पुलिस जो है असाइन ड्यूटी सभी को हुआ है। अब यहाँ पर जिस स्टेट में पुलिस की संख्या कम हो जाती है या फिर जिस स्टेट में लगता है कि ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए, जैसे नेक्स्ट स्लाइड स्टेट, तो वहां पर CRPF को असाइन किया जाता है कुछ दिन में कि स्टेट पुलिस को हेल्प करो।
नेक्स्ट है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CISF। ये जितने भी प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, जो भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट में जब भी संसद में जब भी सेशन चलते रहता है, या फिर लोकसभा राज्यसभा में सेशन चल रहा है, या प्रेसिडेंट ऑफिस है, या PMO ऑफिस है, नीति आयोग है, इन सभी की जगह सब सिक्योरिटी कौन इंश्योर करता है? तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स करते हैं, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, NSG, काउंटर टेररिस्ट एक्टिविटी, प्रोटेक्ट इंटरनल डिस्टर्बेंस। अब यहाँ पर देखिए, जैसे आपने देखा होगा आर्टिकल 370, अगर आपने मूवी देखी होगी, तो जितने भी इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट चलते हैं, या फिर जितने भी टेररिस्ट, जैसे जम्मू कश्मीर में जो भी टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, उससे प्रोटेक्शन के लिए NSG को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, इट्स रिस्पांसिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इन सम केसेस फैमिली। ये स्पेशली प्रोटेक्शन ग्रुप बनाया गया है प्राइम मिनिस्टर के प्रोटेक्शन के लिए, उनकी फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, टू प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड द रेलवे प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रोटेक्ट द पैसेंजर एरिया एंड पैसेंजर्स। बेसिकली अगर कोई भी केस हो जाता है, आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, रात को 3 बजे कोई भी केस हो जा रहा है, मान लो रेप केस हो रहा है या कोई भी केस हो रहा है, उस समय आप रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आता है और आपकी सुनवाई करता है। अब हम पढ़ेंगे एक एक करके सारे सिक्योरिटी फोर्स के बारे में। सबसे पहला है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो किसके अंदर आता है? सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अंदर। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आफ्टर द इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1965 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। हमारा 1965 का जो वॉर हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, उस वॉर के बाद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना हुई थी सारे बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का मोटो क्या है? तो ड्यूटी अनटू डेथ, जीवन पर्यंत कर्तव्य, जब तक जीवन है तब तक वो लोग क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। हेडक्वार्टर क्या है? तो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। BSF रेजिंग डे, किस दिन इसकी स्थापना हुई थी? 1 दिसंबर को BSF रेजिंग डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है सशस्त्र सीमा बल, SSB। SSB की स्थापना कब हुई थी? 1963 में हुई थी। किस वॉर के बाद? इंडो चाइना वॉर के बाद 20 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई, ठीक है। 2001 के पहले इसे किस नाम से जाना जाता था? तो स्पेशल सर्विस ब्यूरो, दोनों एक ही है, ठीक है। तो पहले इसे स्पेशल सर्विस ब्यूरो बोला जाता है। आफ्टर द कारगिल वॉर के बाद इन 2001 SSB was entrusted with responsibility of guarding the Indo-Nepal border, and later in 2004 it was also given the responsibility of Bhutan border। पहले इसके पास नेपाल और भूटान बॉर्डर की सिक्योरिटी का कार्य नहीं था, लेकिन कारगिल वॉर 2001 के बाद नेपाल वॉर का भी सिक्योरिटी इसके पास है, 2004 के बाद भूटान बॉर्डर। अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा नेपाल और भूटान की सुरक्षा में कौन तैनात है, तो SSB तैनात है। दिस इज द फर्स्ट रिक्रूटेड वुमेन, ये सबसे पहली फोर्स है जो अपने बटालियन में वुमेन को रिक्रूट की थी, ठीक है। इट आल्सो पार्टिसिपेट इन एंटी नक्सल में भी कभी-कभी इसे बुला लिया जाता है, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। इसका मोटो क्या है? सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड, सेवा करना, सुरक्षा करना और हम सभी के भाईचारा उत्पन्न करना। नेक्स्ट है NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। NSG की स्थापना कब हुई थी? 1986 में। ये आतंकवाद विरोधी बल है, आतंकवाद के खिलाफ कार्य करता है। मोटो क्या है? सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। सभी का मोटो इंपॉर्टेंट है कि हेडक्वार्टर कहां पर है? तो न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है नेशनल बॉम्ब डेटा सेंटर। नेशनल बॉम्ब डेटा सेंटर किसके अंदर कार्य करता है? NSG के अंदर। NSG जो है टेररिस्ट के खिलाफ कार्य करता है, जितने भी बॉम्ब स्क्वाड वगैरह है ये सभी इनके अंदर काम करते हैं, ठीक है। पोस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कब क्रिएट किया गया? NSA का जो ऑफिस है 1998 और MTA 2021 पूछा गया, ठीक है। ITBP, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स, ये सभी इंपॉर्टेंट है बच्चे, अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है।
लेकिन भविष्य में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स ITBP की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी, ठीक है। उसके बाद दिस फोर्स इज डिप्लॉयड फ्रॉम द काराकोरम पास इन लद्दाख टू द अरुणाचल प्रदेश, मतलब आपका लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक ये तैनात है इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली, ठीक है। मोटो क्या है? शौर्य, दृढ़ता, कर्म, निष्ठा। जितने भी हेडक्वार्टर है वो इंपॉर्टेंट है, मोटो लाइंस इंपॉर्टेंट है। करंट चीफ मत याद रख पाओगे तो मत याद करना क्योंकि पॉसिबल नहीं तरह याद करना, लेकिन मोटो याद रखना, हेडक्वार्टर याद रखना, किस ईयर में स्थापना हुई थी ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF। CRPF की स्थापना कब हुई थी? 1939 में, ठीक है। और CRPF जो है इसका रीनेम किया गया 1949 में। इसका मोटो क्या है? सेवा और निष्ठा, सर्विस एंड लॉयल्टी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? इसका भी हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। इसका मुख्य कार्य क्या है? इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करना। अब मेजर यूनिट ऑफ CRPF के अलग अलग यूनिट का अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे पहला यूनिट है RAF, रैपिड एक्शन फोर्स, ठीक है। रैपिड एक्शन फोर्स जो है बेसिकली कहीं पर भी दंगा हो जाता है, राइट हो जाता है, जैसे हिंदू मुस्लिम के बीच में राइट हो गया तो इनको वहां पर रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट है कोबरा, इसका फुल फॉर्म है कमांडो बैटेलियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। ये गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए। बच्चे देखिए जो नेक्स्ट स्लाइड होते हैं, ठीक है, माओवादी जो होते हैं जो कि छत्तीसगढ़ में है, बिहार, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, MP के कुछ क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में, उड़ीसा के कुछ क्षेत्र में। जो नेक्स्ट स्लाइड है गुरिल्ला वॉरफेयर करते हैं। गुरिल्ला वॉरफेयर मतलब छुप छुप के वॉर करते हैं, टीलों के पीछे छुप के, जंगलों झाड़ियों के पीछे छुप के, पेड़ों के ऊपर। वो डायरेक्ट फेस टू फेस वॉर नहीं करते, वो अटैक करेंगे और जाके छुप जाएंगे, अटैक करेंगे जाके छुप जाएंगे। मतलब आपको ढूंढना पड़ेगा वो कहाँ पर है, कहाँ से अटैक हुआ, ठीक है। इसको बोलते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर। तो गुरिल्ला वॉरफेयर से लड़ने के लिए अलग से यूनिट बनाई गई कोबरा, क्योंकि उनसे लड़ने के लिए आपको उसी तरीके से एक्टिव होना पड़ेगा, ठीक है। वो ऐसे वेशभूषा में रहते हैं, झाड़ियों के वेशभूषा में, कि आपको दिखाई भी नहीं देंगे, ठीक है। तो उनसे लड़ने के लिए अलग से यूनिट बनाई गई। नेक्स्ट है SDG, स्पेशल ड्यूटी ग्रुप, ठीक है। ये किसके अंदर काम करता है? स्पेशल यूनिट ऑफ CRPF, whose task is to provide armed security at SPG protected places. Its members can counter nuclear and biochemical attack. अगर कोई भी न्यूक्लियर अटैक हो रहा है तो ये फाइट करते हैं। नेक्स्ट है PDG, पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप। ये पार्लियामेंट हाउस में तैनात रहते हैं और पार्लियामेंट के प्रोटेक्शन के कार्य करते हैं। नेक्स्ट है CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। ये किसके अंदर बना था? 1968 एक्ट के अंदर बना था। इसका मोटो क्या है? तो मोटो है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। कब फॉर्म हुआ? 10 मार्च 1969 को फॉर्म हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, विशेष सुरक्षा समूह SPG। इसकी स्थापना हुई थी 1985। किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? प्राइम मिनिस्टर और जो भी जितने भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे उसके प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। किसके अंदर कार्य करता है? तो कैबिनेट सचिवालय, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंदर में ये कार्य करता है। इसका मोटो क्या है? शौर्य, समर्पण, सुरक्षा, इसका मोटो है। उसके बाद नेक्स्ट है RPF, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स किस एक्ट के अंदर काम करता है? 1957 के अंदर, रेलवे की प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन के लिए। इसका मोटो क्या है? अटेन ऑनर, यशो लाभस्व, अटेन ऑनर। टोटल कितने जोन है इसके? 18 जोन, ठीक है। अब सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स, इसके अंदर है असम राइफल और इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है। तो असम राइफल को किस नाम से जाना जाता है? फ्रेंड ऑफ द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। उत्तर पूर्व के लोगों के मित्र के नाम से जाना जाता है असम राइफल को। इससे क्वेश्चन कम पूछा गया है, लेकिन ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आज नहीं तो कल ही टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है।
हेडक्वार्टर कहाँ है? शिलोंग मेघालय में। इसका मोटो क्या है? फ्रेंड्स ऑफ द हिल पीपल, पहाड़ी लोगों का मित्र। नेक्स्ट है इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तट रक्षक, ठीक है। इसका मोटो क्या है? तो वी प्रोटेक्ट, वयम रक्षम। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। कब फॉर्म हुआ था? 19 अगस्त 1978 को फॉर्म हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, एनडीआरएफ। आप सभी को पता है कहीं भी फ्लड आ जाता है, जैसे उत्तराखंड में फ्लड आता है, बिहार में फ्लड आ रहा है, हिमाचल प्रदेश में फ्लड आ रहा है, या कहीं अर्थक्वेक आ जा रहा है, या कहीं सुनामी आ जा रहा है, किसको अपॉइंट करते हैं? नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स को, ठीक है। आपदा के समय ये हेल्प करते हैं। तो एनडीआरएफ का गठन किस एक्ट के अंदर हुआ? एनडीआरएफ एक्ट, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंदर इसका स्थापना हुआ है, ठीक है। तो ये इस्टेब्लिश है, इसका स्थापना 2005 एक्ट के अंदर हुआ। किस दिन इसकी स्थापना हुई? तो स्थापना हुई 19 जनवरी 2006 के, ठीक है। इसका मोटो क्या है? आपदा सेवा सदैव सर्वत्र। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है डिजास्टर के समय जो भी हेल्प प्रोवाइड कर सके वो हेल्प करते हैं, ठीक है। हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली। चीफ मत याद रखना क्योंकि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद है सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन किसके जुरिसडिक्शन के अंदर कार्य करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन के अंदर ये काम करता है, ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल 1963 को इसकी स्थापना हुई। इसका मोटो क्या है? इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी, इसकी स्थापना मोटो है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो किसी भी तरह से करप्शन को रोकना है, एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी करप्शन भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसको रोकना है। इसका हेड ऑफिस क्या है? न्यू दिल्ली। चीफ और फर्स्ट चीफ मत याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रॉ के बारे में आप सभी ने सुना होगा टाइगर मूवी में, ठीक है। तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ये क्या है? फॉरेन इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस बेसिकली ये क्या करता है? खुफिया एजेंसी है जो कि डेटा निकालता है, ठीक है, डेटा इकट्ठे करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। का मोटो क्या है? धर्मो रक्षति रक्षित, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो बेसिकली टेररिज्म को रोकना और खुफिया जानकारी को एकत्र करना, ठीक है। हेड ऑफिस कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। इसका भी चीफ और फर्स्ट चीफ मत याद रखना क्योंकि पॉसिबल नहीं इतने सारे चीफ याद रखना, ठीक है। फिर है इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी, ठीक है। आईबी इट इज इंटरनल इंडिया इंटरनल सिक्योरिटी एंड काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी के अंदर काम करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर में काम करते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1887 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। तो इसकी स्थापना 1887 में हुई थी। इसका मोटो क्या है? जागृतम अहिर्निशम, ठीक है। किसके लिए काम करता है? तो काउंटर टेररिज्म एक्टिविटी है। हेड ऑफिस इसका भी न्यू दिल्ली है। चीफ और फर्स्ट चीफ अभी मत याद रखना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। सभी का मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। हेड ऑफिस किस दिन स्थापना हुई और आपका तीसरा क्या याद रखना है? तो मोटो याद रखना। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट किसके अंदर काम करता है? तो बेसिकली इसका जो कार्य है कंपेयर टू फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। आपने देखा होगा जो भी पैसे इतने इकट्ठे कर रहे, मनी लॉन्ड्रिंग होता है, जो मनी के रूप में जितना भी भ्रष्टाचार होता है उसको रोकना है, ठीक है। इस्टेब्लिश कब हुआ था ये? 1956 का ऑब्जेक्टिव क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, विदेशी मुद्रा की निगरानी करना, ठीक है। हम क्या करते हैं? डॉलर में मतलब अवैध तरीके से जो पैसा का लेन देन होता है उसको रोकना है, ठीक है। हेड ऑफिस कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। अब वेरियस ऑपरेशन बाय इंडियन फोर्स। इंडियन फोर्स के अभी तक जो जो इम्पोर्टेंट ऑपरेशन हुए उसको हम लोग पढ़ेंगे। 1948 में एक ऑपरेशन हुआ था जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन पोलो। ये ऑपरेशन पोलो किसके लिए था? इंडियन आर्म फोर्स एंड द रूल ऑफ निजाम ऑफ हैदराबाद।
जब हैदराबाद इंडिया में सम्मिलित हुआ तो वहां पर स्पेशली वहां पर फाइट करने के लिए, जो भी दंगा होगा उस स्टेट सिचुएशन से फाइट करने के लिए उस ऑपरेशन को, उस चीज को, उस कार्य को क्या बोला गया? ऑपरेशन पोलो के नाम से रखा गया। ठीक है। नेक्स्ट था ऑपरेशन विजय। 1967 में ऑपरेशन विजय आया था। ऑपरेशन विजय किसके लिए था? तो जो हमारा दमन एंड दीव है, गोवा है, ये जब हमारे अंदर आए तब उस समय जो भी दंगा हुआ, जो भी लड़ाई हुई, उनसे लड़ने के लिए एक ग्रुप ऑफ यूनिट असाइन किया गया था जिसको ऑपरेशन विजय बोला। नेक्स्ट है ऑपरेशन कैक्टस लिली। ये कब बनाया गया था? 1971 में। इंडियन एयरफोर्स प्राइमरी कैडेट मिशन इन ईस्ट पाकिस्तान, जब इंडो पाक वॉर हुआ था 1971 में, तो उस समय स्पेशली एक यूनिट बनाया गया था जो इस सिचुएशन से फाइट कर रहा था, उसे बोला गया ऑपरेशन कैक्टस लिली। नेक्स्ट है ऑपरेशन ट्रीडेंट। 1971 में बनाया गया। ऑपरेशन ट्रीडेंट कब बनाया गया? तो जब हमारा इंडो पाक वॉर हुआ 1971 में, तब कराची पोर्ट में यहाँ पर जो भी चीजें चल रही थी उससे लड़ने के लिए क्या किया गया था? ऑपरेशन ट्रीडेंट बनाया गया था। नेक्स्ट है ऑपरेशन मेघदूत। 1984 में बनाया गया था ऑपरेशन मेघदूत। इंडिया मिलिट्री कैप्चर द मेजॉरिटी ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर हमारे अंदर इसी ऑपरेशन के अंदर में आया था, नहीं तो इसको पाकिस्तान वाले क्या किए थे? ऑक्यूपाई करके रखे थे। उसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, जब खालिस्तान का बहुत ज्यादा डिमांड किया जा रहा था और टेररिस्ट अटैक हुआ था। ठीक है। तो यहाँ पर हमने उस समय जब हमने जो भी ग्रुप बनाया था, एक ग्रुप को असाइन किया, तो हमने बोला ऑपरेशन ब्लू स्टार। ठीक है। किसके दौरान हुआ था ये? तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के दौरान में हुआ था। नेक्स्ट है ऑपरेशन कैक्टस। 1988 में बना था। This operation was targeted at Maldives president. The mission was to protect and defend Guyun, who was under threat from mercenaries. ठीक है। तो बेसिकली ये जो है मालदीव प्रेसिडेंट के लिए था। ठीक है। ऑपरेशन पवन 1987 में बना था। The Indian forces keeping force carried out the operation to put stop to little disturbance in Sri Lanka. बेसिकली आपने देखा होगा तमिलनाडु के कुछ पार्ट जो है, कुछ लोग वो अपने आप को क्या मानते हैं? श्रीलंका के मानते हैं। ठीक है। तो हमेशा श्रीलंका के लोग तमिलनाडु को अपने ओर करना चाहते थे, तो वहीं पर दंगा हुआ, तो उस दंगा से बचने के लिए ऑपरेशन पवन चलाया गया। ऑपरेशन विजय 1999 में। ठीक है। इंडिया ऑर्डर्ड इट्स आर्मी एयरफोर्स टू पुश बैक द इन्फिल्ट्रेटर फ्रॉम कारगिल सेक्टर। बेसिकली घुसपैठ हो रहा था, इस घुसपैठ को रोकने के लिए, कारगिल सेक्टर में घुसपैठ को रोकने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया था 1999 में। ऑपरेशन सफेद सागर, एक क्वेश्चन पूछा गया एनटीपीसी 2021 में। ऑपरेशन सफेद सागर कब बनाया गया? 1999 में बनाया गया। दिस ऑपरेशन वाज कैरिड आउट बाय द इंडियन एयर फोर्स टू सपोर्ट द इंडियन आर्मी ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय के टाइम में ही इस ऑपरेशन को बनाया गया था उनको सपोर्ट करने के लिए। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो 2008 में बनाया गया, जब मुंबई में अटैक हुआ था 26/11 का अटैक, उस समय लड़ने के लिए ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो बनाया गया था 2008 में। ऑपरेशन देवी शक्ति 2021 में बनाया गया था। ठीक है। तो अफगानिस्तान में जो वॉर चल रहा था, उस वॉर से बचने के लिए जो भी इंडियन सिटीजन अफगानिस्तान में थे उनको इंडिया में लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया। ऑपरेशन गंगा 2022, जितने भी लोग यूक्रेन में फंसे हुए थे, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था, रशिया यूक्रेन वॉर में कई लोग इंडिया परेशान थे, इंडियंस परेशान थे जो यूक्रेन में रहते थे, तो इंडिया गवर्नमेंट को लेके आई, किसके अंदर लाई? ऑपरेशन गंगा 2022 के अंदर। ठीक है। जैसे अभी भी आपने देखा होगा जो ईरान और आपका इजराइल की वॉर चल रहा है, इसमें भी कुछ इंडियंस फंस गए हैं, तो इंडिया गवर्नमेंट कंटिन्यूअसली कांटेक्ट में है और वहां से जो भी इंडियंस फंसे हुए हैं उनको अपने देश भारत वापस लाने की कोशिश कर रही है। ठीक है। लास्ट है ऑपरेशन कावेरी 2023। ऑपरेशन कावेरी में टू इवैक्यूएट इंडियन सिटीजन फॉरेन नेशन फ्रॉम साउथ सुडान ड्यूरिंग द 2023 सुडान कॉन्फ्लिक्ट। सुडान में वॉर चला था, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो वहां पर भी जो इंडियंस फंसे हुए थे, इंडिया गवर्नमेंट कोशिश कर रही कि उनको वापस ले आए, किसके अंदर? ऑपरेशन कावेरी के अंदर। ठीक है। तो जितने भी ऑपरेशन है कि किस ईयर में हुए थे
और इसका क्या कार्य था, एक लाइन, बस इतना याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है डिफेंस प्रोग्राम। क्या क्या हमारा रक्षा प्रोग्राम चल रहा है? तो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा 1974, इंडिया कंडक्टेड फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट। हमने पहला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट कब किया था? 1974 में। इस योजना का नाम क्या था? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा था। किस डेट में किया था? 18 मई 1974। सीपीओ 2019 और सीएसएल 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। कहां पर हमने ये टेस्ट किया था? तो पोखरण राजस्थान में हमने ये टेस्ट किया, ठीक है। उसके बाद उस समय चेयरपर्सन कौन थे? तो होमी सेठना जो है चेयरपर्सन थे इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट के टाइम। एनटीपीसी 2021 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ऑपरेशन शक्ति 1998। इट वाज कोड नेम ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट। सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट हमने जो किया था उसका कोड नेम था ऑपरेशन शक्ति, ठीक है। इंडिया कैरिड आउट 5 टेस्ट ऑन 11th एंड 13 में। हमने 5 टेस्ट किए थे, 5 परीक्षण 11 से 13 मई के बीच में। एनटीपीसी क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। गवर्नमेंट क्रिएटेड स्पेशल वेपन डेवलपमेंट टीम। एक स्पेशल विशेष हथियार डेवलपमेंट करने की टीम बनाया गया था 1958 में। लेटर ऑन इसको क्या नाम दे दिया गया? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी नाम दे दिया गया। ये पहले दिल्ली में था, इसको कहां शिफ्ट कर दिया गया? हैदराबाद में शिफ्ट कर दिया गया। कब शिफ्ट किया? 1962 में, ठीक है। अंडर द गाइडेंस ऑफ वीएस नारायण प्रोजेक्ट डेविल इनिशिएटेड 1972। 1972 में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। उस प्रोजेक्ट का नाम क्या था? योजना का नाम क्या था? प्रोजेक्ट डेविल। किसके अंडर में चल रहा था? वीएस नारायण के नाम, ठीक है। और यहाँ से इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। अभी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है? जितने भी मिसाइल है, जैसे अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, सब इसी के अंदर बनी, ठीक है। ओके, अब ये इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में सबसे पहला जो मिसाइल बना वो कौन सा था? पृथ्वी-1। पृथ्वी-1 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है? बैलिस्टिक मिसाइल बच्चे हम यहाँ से छोड़ते हैं वो इस तरीके से आगे बढ़ता है, ठीक है। इसको बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। एक मिसाइल कैसा होता है? हम यहाँ से छोड़ते डायरेक्ट ऐसे भागता है, ठीक है। तो किस तरीके से मिसाइल भाग रहे हैं उसको अलग अलग नाम दिया जाता है। तो बैलिस्टिक मिसाइल शॉर्ट रेंज, मतलब ये सिर्फ 150 किलोमीटर तक जा सकते हैं, तो शॉर्ट रेंज बोला गया, ठीक है। इंडिया का पहला इंडिजिनस मिसाइल है, लैंड एंड सी बेस्ड। लैंड एंड सी बेस्ड मतलब हम भूमि से भी इसको चला सकते हैं, और सी बेस्ड मतलब हम समुद्र में रहते हुए भी चला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी-2 मिसाइल। पृथ्वी द्वितीय मिसाइल बच्चे अब यहाँ पर देखो 250 किलोमीटर। पहला वाला 150 किलोमीटर था, अब इसको बढ़ा दिया गया 250 किलोमीटर तक ये जा सकता है, ठीक है। सरफेस टू सरफेस कैसा मिसाइल है? सरफेस टू सरफेस मतलब ऐसा नहीं कि इसको भूमि से पानी में डाल सकते हैं, भूमि से भूमि पर, ठीक है। सरफेस टू सरफेस ही जा सकता है। तीसरा है पृथ्वी तृतीय मिसाइल। इसका वापस रेंज को और बढ़ाया गया। कितना बढ़ गया ये? पहले 250 था, 350 से 600 किलोमीटर तक जा सकता है। इसके 3 श्रेणियां है, पृथ्वी-1, पृथ्वी-2, पृथ्वी-3। इसके बाद दूसरा मिसाइल है धनुष मिसाइल। धनुष मिसाइल का रेंज कितना था? 350। It is a variant of the surface to surface ship to ship पृथ्वी तृतीय मिसाइल। पृथ्वी तृतीय मिसाइल का ही रूप था, ठीक है। तो जो पृथ्वी तृतीय मिसाइल है उसका रेंज कितना? 350। ये भी 350 किलोमीटर है। जो पृथ्वी तृतीय मिसाइल था वो सरफेस टू सरफेस था। ये शिप टू शिप है, मतलब एक शिप से दूसरे शिप, मतलब मान लो इंडिया का कोई शिप है, वो पाकिस्तान की शिप को अटैक करना चाह रहा है, तो हम पाकिस्तान की शिप में मिसाइल भेजेंगे। तो ये है शिप टू शिप मतलब धनुष मिसाइल भेजेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है त्रिशूल मिसाइल। एमटीए 2011 में पूछा गया त्रिशूल मिसाइल, ठीक है। त्रिशूल मिसाइल का रेंज कितना था? इसका रेंज 9 से 11 किलोमीटर है, ठीक है। 9 से 11 किलोमीटर याद रखना, जितने भी किलोमीटर है ये इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट रेंज मिसाइल, ठीक है, सरफेस टू एयर। अब ये याद रखो, हम सरफेस से, मान लो कोई यहाँ पर ड्रोन चल रहा है, ठीक है, पाकिस्तान का कोई ड्रोन है इंडिया में घुस गया है, तो उसको हमको अटैक करना है, तो हम 150 किलोमीटर मिसाइल को तो ना खराब करेंगे,
हम छोटा मिसाइल लेंगे, तो छोटा किलोमीटर को कवर कर रहा है, तो 9 से 11 किलोमीटर के रेंज में कौन है, ड्रोन उड़ता है। तो हमको अगर पाकिस्तान के कोई भी ड्रोन को खत्म करना है तो हम त्रिशूल मिसाइल का उपयोग करेंगे। सरफेस टू एयर जाता है, मतलब हम भूमि में रहेंगे और एयर में कोई भी छोटा फ्लाइट या हेलीकॉप्टर या फिर ड्रोन घूम रहा है तो हम उस पे मिसाइल दाग सकते हैं। तो ये इतने अलग अलग वेरिएंट क्यों है हमारे पास, 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 300 किलोमीटर। तो बच्चे देखो, अगर हमें जैसा रिक्वायरमेंट है 10 किलोमीटर के रेंज में तो अलग मिसाइल यूज करेंगे, 250 किलोमीटर के रेंज में तो अलग मिसाइल यूज करेंगे, 500 किलोमीटर के रेंज में तो अलग मिसाइल यूज करेंगे। क्यों हम अनावश्यक जो है अपनी मिसाइल को खराब करें। ठीक है, निर्भय मिसाइल का रेंज क्या है, बहुत ज्यादा, 1000 किलोमीटर है। ठीक है, ये सरफेस से एक भूमि से दूसरे भूमि में जाता है। और कैसा मिसाइल है, क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल मतलब यहाँ से छोड़ेंगे सीधा स्ट्रेट जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आकाश मिसाइल। आकाश मिसाइल का रेंज कितना है, इसका रेंज भी कम है, 4.5 से 25 किलोमीटर। देखो एनटीपीसी रेंज पूछा गया है। ठीक है, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। नेक्स्ट है नाग मिसाइल। नाग मिसाइल का रेंज कितना है, 500 मीटर से 4 किलोमीटर। इसका भी रेंज बहुत कम है। उसके बाद है अग्नि फैमिली। अब अग्नि में बच्चे बहुत सारे, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5। इसमें डिफरेंस क्या है, किलोमीटर का, कितना दूरी तक ये जा सकता है। ठीक है, तो अग्नि 1 मिसाइल किसके अंदर डेवलप हुआ, तो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर ही डेवलप हुआ। ठीक है, इसका फर्स्ट टेस्टिंग कब किया गया, 1989 में टेस्टिंग किया गया। देखो 5 अग्नि मिसाइल है। ठीक है, अग्नि 1 मिसाइल का रेंज कितना है, 700 से 1200 किलोमीटर। ठीक है, रेंज पूछा जाता है। अग्नि 2 मिसाइल का रेंज कितना है, 2000 से 3500 किलोमीटर। अग्नि 3 मिसाइल का रेंज है 3000 से 5000, एक एक करके आगे बढ़ता जा रहा है। अग्नि 4 का है 3500 से 4000। अग्नि 5 का है 5000 से 8000 किलोमीटर। ठीक है, अग्नि 3 मिसाइल का रेंज है 1000 से 2000। ठीक है, और अग्नि 6 का मिसाइल का रेंज है 11000 से 12000 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको टर्म मिलेगा, कहीं पर MRBM लिखा है, कहीं पर ICBM लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये MRBM ICBM का मतलब क्या है, तो MRBM मतलब मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, मीडियम रेंज, मध्यम दूरी को कवर करता है। IRBM मतलब इंटरमीडिएट रेंज, बीच का रेंज। ICBM मतलब अंतर महाद्वीपीय, मतलब यहाँ से हम लोगों के पास इतना क्षमता है कि हम डायरेक्ट चाइना को अटैक कर सकते हैं। डायरेक्ट हम यहाँ से मिसाइल, इतना बड़ा बड़ा मिसाइल है हमारे पास कि हम चाहे तो डायरेक्ट अफ्रीका तक, डायरेक्ट यूरोप तक हमारा मिसाइल जा सकता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ICBM। तो अग्नि 6 मिसाइल है वो ICBM है, इंटर कॉन्टिनेंटल। हम लोग एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में अटैक कर सकते हैं। अग्नि 5 भी ICBM है, हम एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में अटैक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए टाइप ऑफ मिसाइल इन इंडिया, बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल इज अ मिसाइल दैट यूजेस प्रोजेक्टाइल मोशन। मैंने बताया आपको बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, जिसका पाथवे इस तरीके से को बोलते हैं हम बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, एयर टू एयर मिसाइल मतलब एक, जैसे आपका एयरक्राफ्ट है। ठीक है, एयरक्राफ्ट है या आपका एरोप्लेन है, यहाँ से आपने मिसाइल दागा और दूसरे एयरक्राफ्ट को हम अटैक कर रहे, इसको बोलते हैं एयर टू एयर मिसाइल। सरफेस टू एयर मिसाइल किसे बोलते हैं, तो हम यहाँ पर ग्राउंड में हैं और आपको किसी हेलीकॉप्टर को अटैक कर रहे हैं तो हम सरफेस टू एयर मिसाइल दागेंगे। ठीक है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल मतलब हम यहाँ पर लैंड में हैं और यहाँ पर पाकिस्तान का मिसाइल है, उसको ध्वस्त करना है तो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। एंटी टैंक मिसाइल, कोई टैंक है जो युद्ध में काम आता है, उस टैंक को अटैक करने के लिए एंटी टैंक मिसाइल हम यूज करते हैं। सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, मिसाइल कैपेबल। अब यहाँ पर देखो क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल क्या होता है, is a guided missile used against terrestrial naval target that remain in the atmosphere, flies a major portion of flight at appropriate constant speed। अब ये एकदम स्ट्रेट पाथवे में जाता है। गाइडेड मिसाइल मतलब यहाँ से हम लोग गाइड करते हैं। ठीक है, अपना दिमाग नहीं लगाता, यहाँ से गाइड करते हैं।
नेक्स्ट है सागरिका मिसाइल। इट इज नोन बाय कुछ कोड नेम से करते हैं, इसका और नाम क्या है तो K-15 या फिर B-05 इसका नाम है। ये कौन किस प्रकार का मिसाइल है? इंडियन सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल मतलब कैसे काम करेगा तो इस तरीके से काम करेगा। इसका रेंज क्या है? 750 किलोमीटर। जैसे अग्नि मिसाइल था, जैसे पृथ्वी मिसाइल था, वैसे ही के मिसाइल। के मिसाइल के अंदर में सागरिका मिसाइल एक मिसाइल है, ठीक है। उसके बाद है एस्ट्रा मिसाइल। एनटीपीसी और एमटीएस पूछा जा चुका है। इट इज अ बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। ये एयर टू एयर मतलब एक एयरक्राफ्ट दूसरे एयरक्राफ्ट में इस मिसाइल को दागते हैं। बियॉन्ड विजुअल रेंज, जहां तक हमें चीजें दिखाई नहीं देती उससे दूर इसको दागा जा सकता है। किसके द्वारा बनाया गया था? डीआरडीओ, हमारे इंडिया में इस मिसाइल को बनाया गया। ब्रह्मोस मिसाइल, ये इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर, मतलब दोनों मिलकर इस मिसाइल को बनाए थे, ठीक है। इसका रेंज कितना है? 290 किलोमीटर। सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है। किस प्रकार का मिसाइल है? क्रूज मिसाइल। उसके बाद नेक्स्ट है ब्रह्मोस का नाम कैसे करा गया? तो ब्रह्मोस का जो नाम है बच्चे ब्रह्म, ब्रह्म जो है BRAH किसके नाम पर रखा गया? ब्रह्मपुत्र नदी। और मॉस्कोवा नदी के नाम पे, दो नदियों के नाम पे इसका नाम रखा गया। इंडियन एयरफोर्स सक्सेसफुल ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्ट कब हुआ था? सुखोई Su-30 MKI एयरक्राफ्ट से इसका टेस्ट किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है प्रलय मिसाइल। न्यूली डेवलप्ड सरफेस टू सरफेस मिसाइल डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया सरफेस टू सरफेस मिसाइल, ठीक है। किसके द्वारा बनाया गया? डीआरडीओ के द्वारा। किस तरीके का मिसाइल है? शॉर्ट रेंज, 1000-2000 किलोमीटर नहीं, शॉर्ट रेंज मिसाइल 150-200 किलोमीटर। बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका पाथवे कैसा होगा? इस तरीके, ठीक है। नेक्स्ट है प्रद्युमन मिसाइल। प्रद्युमन मिसाइल जो है इसका एल्टीट्यूड कितने एल्टीट्यूड में काम करेगा? 50 से 80 किलोमीटर। फिर है रुद्रम मिसाइल, फर्स्ट इंडिजिनस एंटी रेडिएशन मिसाइल। ये पहला मिसाइल है जो कि एंटी रेडिएशन के अगेंस्ट भी वर्क करता है। डीआरडीओ का पहला मिसाइल। बैरक 8 मिसाइल, ये इंडिया और इजराइल दोनों मिलकर इस मिसाइल को बनाए। इसका शॉर्ट रेंज मिसाइल है, 100 किलोमीटर तक दाग सकता है, ठीक है। अब टैंक, कौन कौन से टैंक है जो युद्ध में कार्य में आते हैं? अर्जुन टैंक, ये सभी टैंक आप लोगों ने रिपब्लिक डे में देखा होगा, ठीक है। परेड जो होते हैं उसमें देखा होगा आप लोगों ने टीवी में। अर्जुन, ठीक है। मेन बैटल टैंक जिसका नाम है MK-1A अर्जुन टैंक। इट इज अ थर्ड जनरेशन, किसके द्वारा बनाया गया है? तो डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है T-90 नाम का भी एक टैंक है। ये मेन बैटल टैंक है, इंडियन आर्मी का मेन टैंक है जो युद्ध के समय उपयोग में लाया जाएगा। ये एक 60 सेकेंड में टोटल कितना फायर कर सकता है? 8 सेल। 60 सेकेंड में 8 सेल को वॉर कर सकता है। नेक्स्ट है T-90S भीष्म टैंक। ये क्वेश्चन सीजीएल 2016 में पूछा गया है, ठीक है। T-90S जो है इंडिया अनाउंस दैट दे विल बी मेड इन इंडिया अंटिल 2028। अभी तक बना नहीं है, 2028 तक ही इंडिया में बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कर्ण टैंक, किसके द्वारा बनाया गया? डीआरडीओ के द्वारा 2002 में बनाया गया। अब फाइटर एयरक्राफ्ट जो लड़ाकू विमान है, ठीक है, लड़ाई के लिए युद्ध के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो पहला है तेजस। तेजस किसके द्वारा डेवलप किया गया? HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया, ठीक है। तेजस इज इंडिया इंडिजिनसली बिल्ट लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है। ये लाइट है, काफी हैवी वेट नहीं है। नेक्स्ट है राफेल। राफेल इज मल्टीपर्पज फाइटर एयरक्राफ्ट व्हिच कैन हिट एयर टू सरफेस टारगेट। 300 किलोमीटर तक इसका रेंज है। यहाँ पर जो मिसाइल है वो 300 किलोमीटर तक अटैक कर सकता है। नेक्स्ट है सुखोई 30। सुखोई 30 जो है 12 मिसाइल अपने साथ लेके जा सकती है एक बार में, ठीक है। और ये टोटल कितना कैरी कर सकती है? वेट 800 किलोग्राम का एक्सप्लोसिव को कैरी कर सकती है। MiG-29 मिसाइल किसके द्वारा बनाया गया था? इंडिया रशिया दोनों मिलकर बनाए थे, ठीक है।
और इसका रेंज कितना है, 1500 किलोमीटर तक ये अटैक कर सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है प्रचंड। प्रचंड एयरक्राफ्ट, ये किसके द्वारा तैयार किया गया था, HAL के द्वारा। और ये कैसा है, लाइट कॉम्पैक्ट, मतलब काफी लाइट है। ठीक है, निशांत, निशांत किसके द्वारा बनाया गया था, DRDO के द्वारा। DRDO के अंदर एक ऑफिस है ADE, एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, इसके अंदर ये काम के द्वारा ये बनाया गया। लक्ष्य, लक्ष्य इज अ कॉस्ट इफेक्टिव रीयूजेबल हाई सबसोनिक एरियल टारगेट सिस्टम पावर्ड बाय गैस टर्बाइन लॉन्च आइदर फ्रॉम लैंड और शिप। ये भी एक प्रकार का इंजन है जो कि हम एयर से भी या फिर हम लैंड से दाग सकते हैं। ध्रुव हेलीकॉप्टर किसके द्वारा तैयार किया गया, सारे में आपको याद क्या करना है, रेंज याद रखने, रेंज याद रखने और किसके द्वारा बनाया गया, इंडिया, रशिया, इंडिया, इजराइल या HAL के द्वारा। तो ये HAL के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, सरस, सरस एयरक्राफ्ट जो है ये क्या है, इंडिजिनस, मतलब भारत में ही बना है। किस प्रकार का एयरक्राफ्ट है, लाइट ट्रांसपोर्ट, मतलब ये हैवी वेट नहीं है। ठीक है, किसके द्वारा तैयार किया गया, NAL, नेशनल एरोनॉटिक्स लैबोरेटरी के द्वारा। ठीक है, उसके बाद है पिनाका। पिनाका जो है टैंक टाइप का, जो हमारे इंडिया में बेसिकली रॉकेट लॉन्चर है। ठीक है, मल्टीपल रॉकेट लॉन्च करने के लिए यूज किया जाता है। DRDO के द्वारा बनाया गया है इंडियन आर्मी के लिए। इसका मैक्सिमम रेंज कितना है, 40 से 60 किलोमीटर, और ये जो है एक साथ 12 रॉकेट को लॉन्च कर सकता है 44 सेकेंड। अब यहाँ पर कुछ हेड ऑफिसेज है, ये हेड ऑफिस इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहाँ पर है, बेंगलुरु में। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहाँ पर है, बेंगलुरु में। भारत अर्थ मूवर लिमिटेड, ये भी कहाँ पर है, बेंगलुरु में। मजागांव डॉक शिपयार्ड बिल्डर्स लिमिटेड, शिप बनाने का। ठीक है, शिप कहाँ पर बनता है, मुंबई में। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ रहेगा, गोवा में। भारत डायनामिक्स लिमिटेड कहाँ पर है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड हैदराबाद। ठीक है, उसके बाद मिश्र धातु निगम लिमिटेड कहाँ पर है, हैदराबाद। गार्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजन लिमिटेड कहाँ पर है, कोलकाता। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड कहाँ पर है, कोलकाता में। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ पर है, विशाखा। ये सारे की हेड ऑफ इंपॉर्टेंट है, बढ़िया ईयर ऑफ इंफॉर्मेशन मत याद करो, लेकिन ये जरूर इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद है टाइप ऑफ वॉरशिप करेंटली इन एक्टिव सर्विस। अब सबमरीन, ठीक है, कौन कौन से सबमरीन हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, कौन कौन से सबमरीन हमारे यहाँ इंडिया में हैं। INS कावेरी, ये जो सबमरीन आपने देखा होगा जो कि किसके अंदर कार्य करते हैं, समुद्र के अंदर, बेसिकली ओशन सिक्योरिटी के लिए होता है। ठीक है, तो INS कावेरी, INS खांडेरी, INS सिंधु विजय, सिंधु घोष, सिंधु ध्वज, सिंधु राज, MP पूछा गया है। सिंधु रत्न, सिंधु केसरी, सिंधु कीर्ति, सिंधु सार, सुमार, सालकी, संकुल, ये सारे सबमरीन इंडिया में अभी वर्क कर रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से एयरक्राफ्ट कैरियर, एयरक्राफ्ट कैरियर में है INS विक्रमादित्य। एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े शिप आते हैं। ठीक है, जिसमें एक साथ 10, 20, 25 एयरक्राफ्ट, मतलब फाइटर जेट्स वहां पर लैंड कर सकते हैं, वहीं से टेक ऑफ कर सकते हैं। इतने बड़े बड़े शिप आते हैं, उसमें बड़े बड़े रनवे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे अगर कभी वॉर हो गया तो भाई अगर लैंड वाला एरिया नहीं है, अगर ओशियन में वॉर हुआ है, तो वहीं से आपका मिसाइल को हम लॉन्च कर सकते हैं, वहीं से एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर सकता है, लैंड कर सकता है। तो इसको एयरक्राफ्ट कैरियर बोलते हैं। पहला INS विक्रमादित्य, ठीक है, दूसरा INS विक्रांत। ये कब इंडक्ट किया गया, 2022 में। ये इंडिया का अपना बनाया गया, इंडिया का अपना खुद बना हुआ है। डेस्ट्रॉयर, डेस्ट्रॉयर मतलब क्या होता है, जो हम डिस्ट्रॉय करते हैं दूसरे की एयरक्राफ्ट को। तो INS कोलकाता में बहुत सारे मिसाइल्स रहते हैं। INS कोची, INS चेन्नई, INS दिल्ली, मैसूर, मुंबई, राजपूत, राणा, रणवीर, रणविजय, ये सभी डिस्ट्रॉयर है। ठीक है,
उसके बाद है फ्रिगेट और छोटे साइज के, मतलब साइज का है, अलग अलग साइज का डिफरेंस है, ठीक है। ये सारे आईएनएस फ्रिगेट है। कॉर्वेट, ये भी आईएनएस कॉर्वेट, इसका नाम मत याद रखना, इतना नाम याद रखना पॉसिबल नहीं है, ये आप लोगों के लिए नॉलेज के लिए बताया जा रहा है। मिसाइल का नाम याद रखना आप लोग, टैंक का नाम आप लोग याद रखना, फाइटर जेट का नाम आप लोग याद रखना, ठीक है। सबमरीन का नाम याद रखना, फ्रिगेट और कॉर्वेट का नाम मत याद रखना क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉसिबल भी। अब देखो सबमरीन, ठीक है, ये जो सबमरीन है इसमें न्यूक्लियर पावर, मतलब न्यूक्लियर से चलता है, ठीक है। सबसे पहले है अरिहंत क्लास। अब इसमें अलग अलग टेक्नोलॉजी चला है कि बेस में अलग अलग नाम दिया गया है। अरिहंत क्लास ये कौन सा मिसाइल यूज करता है? बैलिस्टिक मिसाइल। ये पहला, इट वाज फर्स्ट फॉर्मली लॉन्च्ड इंडिजिनसली डिजाइन, मतलब इंडिया का अपना बनाया गया मिसाइल, ठीक है। नेक्स्ट है अरिहंत इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट न्यूक्लियर आर्म सबमरीन। शिशु कुमार क्लास, शिशु कुमार क्लास क्या है? ये पनडुब्बी को आक्रमण कर सकता है, दूसरे के पनडुब्बी के आक्रमण कर सकता है। इसके अंदर है आईएनएस कुमार, आईएनएस शंकुश, आईएनएस सल्की, आईएनएस संकुल। कालावेरी क्लास, ये भी सबमरीन को अटैक कर सकता है। अब ये बच्चे यहाँ पर जो है अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज किया गया है, अलग अलग, जैसे आपने देखा होगा सैमसंग भी मोबाइल है, एप्पल का फोन भी मोबाइल है एक प्रकार का, आप फोन करते हो फोन आता है, लेनोवो ओप्पो का मोबाइल आता है, वीवो का मोबाइल आता है, बहुत सारे मोबाइल आते हैं। अब दिक्कत इसमें सब में अलग अलग फीचर्स है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर शिशु कुमार, कालावेरी सभी ही सबमरीन है, थोड़ा अलग अलग फीचर, इसलिए अलग अलग नाम दिया गया, ठीक है। सिंधु घोष, ये भी क्या एक प्रकार का सबमरीन, सब में अलग अलग फीचर है। अब डीआरडीओ, डीआरडीओ का फुल फॉर्म आप लोग को याद रखना है, फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। पूछा गया है, ठीक है। किसके अंदर कार्य करता है? रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये काम करता है। इसका मोटो क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। सीएचएसएल में और एनटीपीसी में पूछा गया, ठीक है। इसका मेन एम क्या है कि हमारे कंट्री के वेपन डेवलप करना। वेपन डेवलप करने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग लड़ाई करते हैं, हम अपने सेल्फ डिफेंस के लिए वेपन डेवलप करें। अगर कोई हमें अटैक करे तो हमारे पास भी तो खुद का सिस्टम होना चाहिए जिससे हम अपने आप के सेल्फ डिफेंस के लिए हम वापस अटैक कर सकते, ठीक है। इंडिया किस पे बिलीव करती है? पीस पे बिलीव करती है। इंडिया पीस पे बिलीव करती है तो आप लोग बोलोगे इतने सारे वेपन क्यों है? वेपन सेल्फ डिफेंस के लिए है, रिटेलिएट करने के लिए। अगर कोई अटैक कर रहा है तो बदले में हम उसे रिटेलिएशन करें। कभी भी इंडिया पहले से अटैक नहीं करी, ठीक है। इंडिया हमेशा किस पे बिलीव करती है? पीस पे बिलीव करती है। अभी के चेयरमैन कौन है डीआरडीओ की? ये इंपॉर्टेंट है, समीर वी कामत जी। सीजीएल प्री में पूछा गया है, ठीक है। ओके, अब देखो कौन कौन से लैबोरेटरी है डीआरडीओ की, कौन कौन से लैबोरेटरी, ये इंपॉर्टेंट है। एडवांस सिस्टम लैबोरेटरी, डीआरडीओ का लैबोरेटरी है, एएसएल के नाम से जाना जाता है, हैदराबाद में, ठीक है। सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम, ये कहाँ पर है? बेंगलुरु में। उसके बाद नेक्स्ट है डील, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन लैबोरेटरी, ये कहाँ पर है? देहरादून में। उसके बाद है डेबल, डेबल कौन सा है? डिफेंस बायो इंजीनियरिंग इलेक्ट्रोमेडिकल लैबोरेटरी, ये कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट डेयर, डिफेंस एवियोनिक रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, डेयर कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में। उसके बाद है सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्दीनेस एंड सर्टिफिकेशन, कहाँ पर है? बेंगलुरु। नेक्स्ट है डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, ये कहाँ पर है? दिल्ली में। उसके बाद है डीएफआरएल, डिफेंस फूड रिसर्च लैबोरेटरी, का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मैसूर में। फिर डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ बायो एनर्जी रिसर्च, डिबर, डिबर का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हल्द्वानी, उत्तराखंड। फिर है डिक, डीआरडीओ इंटीग्रेशन सेंटर, का हेडक्वार्टर है पानागढ़, वेस्ट बंगाल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बिहार, बिहार का फुल फॉर्म है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई रिसर्च, इसका हेडक्वार्टर है लेह लद्दाख। दीपास,
डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड एलाइड साइंस का हेडक्वार्टर है दिल्ली में, ठीक है। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च डीपर, इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। उसके बाद है डिफेंस लैबोरेटरी, इसका हेडक्वार्टर है जोधपुर, ठीक है। उसके बाद है DLRL डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च लैबोरेटरी, इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद। फिर है डिफेंस मटेरियल स्टोर्स R&D एस्टेब्लिशमेंट, इसका हेडक्वार्टर है कानपुर। डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लैबोरेटरी, इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद, ठीक है। फिर है डिफेंस रिसर्च DRDE, इसका हेडक्वार्टर है ग्वालियर। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी, इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद। डिफेंस रिसर्च लैबोरेटरी का हेडक्वार्टर है तेजपुर, अरुणाचल प्रदेश। DRDO रिसर्च इनोवेशन सेंटर, इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई। अब यहाँ तक ये तो आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। ऐसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। सीजे 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, देखो, researcher from IIT Guwahati employed the nanoscale phenomena called the electrokinetic streaming potential harvest energy from flowing water small scale। तो बेसिकली कहाँ के रिसर्चर ने इस कार्य को किया? IIT गुवाहाटी की। क्वेश्चन पूछा गया था सीजीएल में। सीजीएल 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, IIT मद्रास लॉन्च कंट्रीज फर्स्ट इंडिजिनसली डिजाइन स्टैंडिंग व्हील चेयर। पहला इंडिजिनस व्हील चेयर एराइज नाम का व्हील चेयर कहाँ के आईआईटी ने बनाया था? आईआईटी मद्रास ने बनाया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है। आरआरबी एनडीपी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, टू क्रिएट साइंटिफिक टेम्परामेंट इनोवेशन अमंग इंडियन स्टूडेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टार्टेड अटल टिंकरिंग लैब। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, अटल टिंकरिंग लैब का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। एनडीपी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, INS रंजीत ऑफ इंडियन नेवी हैज बीन डीकमीशन आफ्टर 36 ईयर 2019। तो INS जो रंजीत है इंडियन नेवी का जो पार्ट है उसको डीकमीशन मतलब अब वो सेवा में नहीं है, मतलब अब जैसे बुढ़ापा आना बोलते हैं ना, वैसे ही INS रंजीत का क्या हो गया है, उसका एक लिमिट समय था, वो कार्य नहीं कर सकता, उसमें बहुत सारे तकनीकी प्रॉब्लम आ गए हैं। 2019 के बाद वो कार्य करना बंद कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था तिहाड़ के बारे में। तिहाड़ का फुल फॉर्म क्या है? थिएटर हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी में। एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था क्वेश्चन एंटी सैटेलाइट मिसाइल 2019 में एंटी सैटेलाइट मिसाइल चलाया जा रहा है मिशन शक्ति के बारे में क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। उसके बाद एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन है? CHSL 2021 में पूछा गया था, since 2000 euro norm have been followed in India under the name भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड। भारत स्टेज एमिशन मिशन के बारे में पूछा गया था CHSL 2021 में। एनटीपीसी 2021 में किरण स्कीम के बारे में पूछा गया था। एनटीपीसी 2021 में वुमेन साइंटिस्ट स्कीम ए के बारे में पूछा गया था, ठीक है। एनटीपीसी 2021 में नेशनल एविएशन म्यूजियम कहाँ पर है, ये पूछा गया था। एनटीपीसी 2021 में सोनार के बारे में पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद एनटीपीसी 2021 में मैगेलन स्पेसक्राफ्ट के बारे में पूछा गया। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, और आगे भी पूछ सकते हैं। एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था साइंस एकेडमी को कब इनॉग्रेट किया गया। एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था टीफैक के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट है एनटीपीसी 2021 में पवन हैंस हेलीकॉप्टर के बारे में पूछा गया, ठीक है। फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के बारे में पूछा गया था एमटीए 2019 में। सीएचएसएल 2023 में फर्स्ट इंडियन आर्मी ऑफिसर। देखो मैंने आपको बोला ना, आप जो है चीफ मत याद रखना, करंट चीफ बहुत सारे, फर्स्ट याद रखना कि वो कांस्टेंट चीज है, ठीक है। उसके बाद एसीआईओ ग्रेड एग्जीक्यूटिव में पूछा गया था मिग के बारे में। एसीओ ग्रेड एग्जीक्यूटिव में पूछा गया था आपका इंडियन एयरफोर्स और इजराइल गवर्नमेंट में स्पाइस बॉम्ब के बीच में जो उनका एक अभी टारगेट डिसाइड किया गया है, ठीक है। तो ये सारे बच्चे आपका आईएनएस केसरी में पूछा गया था। आईएनएस केसरी के बारे में 2021 में
2021 एशियाई प्रोजेक्ट चीता के बारे में, और हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल राइफल एसोसिएशन। देखो मैंने आपको बोला ना बार बार हेडक्वार्टर याद रखना है। नेशनल राइफल एसोसिएशन का हेडक्वार्टर पूछा गया था दिल्ली पुलिस 2023। तो इस टॉपिक से आप लोगों को मोटो सभी का याद रखना है, हेडक्वार्टर याद रखना है, एस्टैब्लिश्ड ईयर याद रखना है। ये तीन चीज आपका इंपॉर्टेंट है। और जितना भी मैंने आपको सबमरीन का नाम बताया तो उसमें सबमरीन याद रखना, कॉर्वेट और फ्रिगेट मत याद रखना। टैंक का नाम याद रखना, फाइटर एयरक्राफ्ट का नाम याद रखना, और मिसाइल का नाम। ये सारी चीज इस टॉपिक से इंपॉर्टेंट है। जितने भी हेडक्वार्टर है, जितने भी हेड ऑफिसेज हैं, जितने भी कमांड है, कमांड के सारे हेडक्वार्टर का, जितने भी इंस्टीट्यूट्स मैंने बताए, रिसर्च इंस्टीट्यूट मैंने बताया, जितने भी बल फोर्स के बारे में बताया, उन सभी के हेडक्वार्टर्स याद रखना। ठीक है, तो आज के क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।